चाहते हो तो घर बैठ जाओ, हम बुज़दार को भी भगाएंगे, हम इमरान को भी भगाएंगे। हमने तो सोचा कि हम बजट में भी उनको टफ टाइम देंगे, इधर देखा उधर देखा, फिर से हमारे दोस्त गायब। हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, अब वो कहते हैं कि जिसके भी पाँव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आज़म बनने के लिए, हम किसी का पाँव नहीं पकड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में आइंदा हुकूमत बनाने के लिए इंतखाबी दंगल सज चुका है। चंद माह पहले जो अपोजिशन जमातें नजरियाती इख्तिलाफ को भुलाकर हुकूमत गिराने के लिए एक स्टेज और एक पेज पर नजर आती थी, कुछ महीनों के ये इत्तेहादी हुकूमत गिराने में नाकामी के बाद अब एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान को हटाने में नून लीग की कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि नून लीग तो यही निजाम और बुज़दार को चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इमरान को 1 इंच की भी गुंजाइश नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ने लीगी क़यादत पर तंज करते हुए कहा कि जो कहते थे कि आर या पार होगा, लेकिन आर या पार होते होते पांव पकड़ने पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म बनने के लिए वो किसी के भी पांव पकड़ने को तैयार हैं। साथ ही बिलावल भुट्टो ने यह भी कह दिया कि अगर आप नहीं भगाना चाहते तो घर बैठ जाएं, हम इमरान को भगाएंगे। बिलावल भुट्टो की इस तकरीर के बाद सवाल यह है कि क्या हुकूमत गिराने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार थे? क्या यह बात दुरुस्त नहीं कि मुकमुका करके सरकारी वोटों से यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया गया? बिलावल भुट्टो इस्तीफों को एटम बम करार देते थे, तो फिर इसे हुकूमत गिराने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? इन तमाम सवालों के जवाब आज जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बिलावल भुट्टो जरदारी की यलगार और निशाने पे था मुस्लिम लीग नून का शेर। आज उन्होंने काफ़ी उनके ऊपर गरज बरस के जो है वो तनकीद की। कुछ इसके बारे में बात करेंगे और इंटरेस्टिंग कुछ 2 बड़े अहम फैसले आए हैं कोर्ट की, जो तफसीली जजमेंट्स आई हैं उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब हैं। सबसे पहले जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तकरीर की है आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन पे, जरा उस पर बात करते हैं। निहाल हाशमी साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने तनकीद के बड़े सख्त किस्म के नश्तर जो हैं वो बरसाए हैं आपकी जमात के ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर, कि जनाब जो आर या पार की बात करते थे वो पांव पकड़ने तक आ गए। सर, ये क्या हुआ? बिलावल भुट्टो जरदारी को नाराज हो गए नून लीग से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, ये हमेशा से तरीक़ाकार रहा है इलेक्शन कैंपेन में कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नश्तर चुभाते हैं और बहुत सख्त किस्म के बात और अल्फाज अदा करते हैं, और उससे हम वोटर्स को अटैक करते हैं और बताते हैं कि हम ही एक हैं और कोई आपको और दूसरा निजात दहिंदा नहीं। दरअसल अगर उनको थोड़ी सी चूक हो गई, उनकी सियासी तजुर्बे में कमी है। अगर वो गवर्नेंस जो हुआ है कश्मीर में, राजा फारूक हैदर साहब और उनकी गवर्नमेंट और PMLN की गवर्नमेंट जो कश्मीर पे जो परफॉर्म करती रही है, उस पर बात नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सके कि एवर द बेस्ट एवर गवर्नेंस किया का नमूना पेश किया राजा फारूक हैदर ने, तो वहां पे उनके पास गुंजाइश नहीं बच रही थी कि वो फारूक हैदर को या मोहम्मद नवाज शरीफ की उस विजन को कैसे डैमेज करे, तो वो फिर पर्सनलाइज हो गए। और मैं एक मार्जिन देता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब आइंदा अपनी जो तीर है और जो अपनी तशनगी है वो गवर्नेंस के हवाले से बात कराएंगे, क्योंकि इलेक्शन में हम मंशूर पे बात करते हैं। निहाल साहब, ये तो बातें फिर डिफरेंट है ना, वो है, लेकिन आपकी पार्टी ने जो कुछ किया है वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने इमरान खान हटाना था, नून लीग जो है वो तो डीलों के अंदर लग गई, पंजाब के अंदर भी जो है वो उन्होंने बुज़दार को हटाने से इनकार कर दिया। बात तो उनकी फैक्चुअली दुरुस्त नजर आती है, आर या पार की बातें की थी, इस्तीफों की बातें की थी, सारा कुछ नून लीग ने नहीं किया, तो उनकी बातों के अंदर कुछ वजन तो नजर आता है। गवर्नेंस की बात आपकी भी दुरुस्त है, मैं उस पर इख्तिलाफ नहीं करता। कोई एक मिनट दीजिएगा मंसूर, कतन कोई वजन नहीं है। देखिए, इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया। अगर इस्तीफा देते, हम लॉन्ग मार्च करते, तो आर और पार की बात होती है। हमारा हक है कि हम आर करें या पार करें, मगर उनके खिलाफ नहीं कर रहे थे और हम करेंगे भी नहीं। अपोजिशन जमातों के खिलाफ हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारा हदफ
पाकिस्तान की हुकूमत जो है नाम निहाद, क्योंकि इसने पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी को अजीरन बना के रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के खारजा, पाकिस्तान के दाखिला, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की गवर्नेंस टोटल फेल हो चुकी है। एक यूटर्न गवर्नमेंट के खिलाफ यकीनन हम आर और पार करेंगे, मगर तो बिलावल भुट्टो की बात के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपका जो इख्तिलाफ है वो सिर्फ इतना सा है कि जी वो गवर्नेंस पे बात करते हैं, बाकी ठीक है, आपने जो हमारा हाल किया या जो भी हम हमारे पे तनकीद की वो ठीक है, इलेक्शन कैंपेन है तो चलता है सब। नहीं, यकीनन नहीं, मैंने तो कहा बिल्कुल गलत किया उन्होंने, उनको गवर्नमेंट को। अब ये फिर बात सवाल पैदा होता है कि भुट्टो या तो बिलावल साहब नातजुर्बेकार हैं या ही इज मास्टर्स वॉइस तो नहीं है। ये एक सवाल आपको तहकीकाती जर्नलिस्ट हैं, आप दोबारा बताइए क्या फरमाया आपने? या तो मैं इतना आपको लिवरेज देता हूं तो क्या वो इलेक्शन कैंपेन में तकरीर करें मगर रिवायत को बरकरार रख के करें। या तो क्या, मुझे समझ नहीं, या आपने कहा या तो ना तजुर्बाकार हैं या तो फिर वो ही इज मास्टर्स वॉइस हैं। मास्टर्स वॉइस से क्या मुराद? मैं समझा नहीं इस बात को, जरा एक्सप्लेन करेंगे। यह हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी इनको नजर आता हो, कहीं से कोई एश्योरेंस हो, कोई नया वो लाएमल तैयार करना चाहते हो, कोई नया गठजोड़ करना चाह रहे हो, कोई नई अलायंस करना चाह रहे हो, किसी के साथ कोई रिलीफ लेना चाहते हो, किसी को कोई रिलीफ देना चाहते हो, तो इस तरह से तनकीद का जो नश्तर है, जो तीर है, वो PMLN की तरफ करे। सब ने हम पे किया, हम इससे बिल्कुल बेफिक्र हैं, सरकार ने भी, दीगर ने भी, इदारों ने भी। हम नश्तर, हम तो पंचिंग बॉक्स हो गए मियां नवाज शरीफ, उसके बावजूद साबित कदम खड़ा हुआ है अवाम की आवाज के हुकूक की तर्जुमानी। तैमूर तालपुर साहब, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी है निहाल हाशमी साहब की, वो कहते हैं जी बिलावल भुट्टो साहब ने एक तो समझ नहीं आई कि ये नून लीग पे आज तनकीद करने का क्या मकसद था। उन्होंने कहा जी आर गया पार करने वाले जाके पाँव पकड़ के बैठ गए, हमने वजीर आजम बनने के लिए किसी के पाँव नहीं पकड़ने। निहाल साहब ये फरमाते हैं कि जी इसकी वजह यह है कि या तो उनकी नातजुर्बाकारी है या ये कोई आगे मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग हो रही है, किसी इत्तेहाद की बातें हो रही है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है। तैमूर साहब। हाँ देखिए जी, पहली बात तो मेरे ख्याल से ये इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन के माहौल में ये चीजें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने आखिर तक कोशिश की थी कि ये इत्तेहाद चलता रहे। काफी ऐसे नून लीग की तरफ से काफी ऐसी बातें भी आई जिनको उन्होंने दरगुजर किया। पर अब ये तो इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन हो रही है, दू बदू मुकाबला है। वैसे मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ इस किस्म की चीजें जरूर होती हैं। आप किसी तरह से, मैं समझ नहीं आता कि आप ना तजुर्बेकार कह सकते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को, क्योंकि इनका कहना मान के या नून लीग ने एज ए होल ने 13 में से 12 सीटें जीती, एक बड़ी खतरनाक शिकस्त दी PTI की वफाकी हुकूमत को। आपने हमारा कहना मान के सेनेट में हमारे साथ काम किया तो यूसुफ गिलानी साहब की जो ना जीतने वाली सीट थी वो हम जीत कर लाए। हमारे यहाँ कोई फुकदान नहीं है लीडरशिप का, कोई हमारी लीडरशिप में रिफ्ट्स नहीं है। हमारी लीडरशिप एक वन पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह चलती है और इसीलिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इलेक्शन का टाइम है, टेम्पर्स हाई होते हैं, पर बातें सीधी करनी चाहिए। आई एम श्योर अगर बैठ के आप बातें करेंगे और सोचेंगे जो पास में PDM को जो नुकसान मिला वो क्यों मिला और वो कैसे मिला, तो आपके सामने ये सारी चीजें आ जाएंगी। मैं समझता हूँ कि शायद उस टाइम पर अगर मरियम नवाज साहिबा की जगह पे शायद शहबाज शरीफ साहब होते तो उसको बेहतर हैंडल करते, ज्यादा टैक्टफुली मेरे ख्याल से उसको चला सकते थे। एक मिनट और एक बेहतर रिजल्ट मिलता। आपका कहने का मतलब है कि मरियम नवाज चूंकि वहां पे थी इस वजह से मामला खराब हुए? मैं समझता हूँ कि होते शहबाज शरीफ साहब तो ज्यादा तजुर्बेकार हैं, अच्छा, उधर भी तजुर्बे की और मेरे ख्याल से कुछ बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी है जरूर हमारी लीडरशिप की शहबाज साहब के साथ। निहाल हाशमी साहब, ये तो आपकी पार्टी के अंदर ही उन्होंने चॉइस बना दी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आपने तजुर्बे की बात की थी, उन्होंने भी मरियम नवाज के तजुर्बे के ऊपर ही उंगली उठाई है। देखिए, मरियम नवाज जो है स्पाइनल कॉर्ड है पार्टी की और पाकिस्तान की अवामी मूवमेंट की और जमहूरियत की और PDM की। मरियम नवाज के जो लीडरशिप है उसने पंजाब में धूल चटा दिया PDM के लोगों के साथ मिलकर के और अपने कारकुनों के साथ मिलकर के PTI को और गवर्नमेंट को। मरियम नवाज आज एक दहशत की अलामत हो गई है नाकारा लोगों के लिए जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, जो अपनी परफॉर्मेंस नहीं बताना चाहते हैं। मरियम नवाज वो परफॉर्मर है जो
नहीं, लेकिन अगर शहबाज शरीफ होते, तैमूर साहब जो फरमा रहे हैं, तैमूर साहब जो फरमा रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ उस वक्त होते, जिस तरह अभी उन्होंने पीडीएम का जलसा जो है उन्होंने अटेंड किया, मरीम नवाज ने नहीं किया, शहबाज शरीफ सवात गए, उन्होंने जाके अटेंड किया, तो क्या अगर पहले वाकई हकीकत है कि अगर मरीम नवाज ना होती और शहबाज शरीफ उस वक्त सब कुछ कर रहे होते, तो क्या पीडीएम आज भी कायम दायम होती उसी तरह 10 जमातों के साथ? वही होता जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चाहते। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, मरियम बीबी स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, मगर दिमाग और जो बॉस है वो मोहम्मद नवाज शरीफ है। तो वही होता जो हो रहा है, वही आइंदा भी होगा और वही माजी में भी होता रहा है। तैमूर साहब, ये सारी जो आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में ये तैमूर साहब ने जो कुछ कहा है और निहाल साहब ने कहा है, सदाकत साहब आज जी भर के खुश हो रहे होंगे कि ये दोनों जो हैं वो अब अपने गंदे कपड़े जो हैं वो पब्लिक के अंदर ही धो रहे हैं, और हमारे लिए जो ये मुसीबत खड़ी हुई थी ऑपोजिशन की, ये इनका जो है ना वो बोरी बिस्तरा जो है वो गोल हो गया। सदाकत साहब, अब वो एक डायलॉग मुझे याद आ गया, आज खुश तो बहुत हो गए कि कैसा लग रहा है ये आपस में जो कुछ भी ये कर रहे हैं जलसों में? जी मंसूर, बहुत शुक्रिया। मंसूर, सियासतदान में और तज्जियाकार में एक फ़र्क होता है। सियासतदान के बारे में ये कहा जाता है कि वो उसको दीवार से दूसरी तरफ नज़र आता है। हरगिज़ खुदा न खास्ता इसका मतलब कोई वो इंसान से कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होती, लेकिन वो हालात को, वाक़यात को, मुआशरे की डीलिंग को, उनको उसकी नब्ज़ पे हाथ होता है और उसको पता होता है कि आने वाले वक्तों में क्या है। हमने तो तकरीबन 8-10 साल पहले ये फील कर लिया था कि ये आपस में एक वो क्या था, फिक्स मैच या मुक्का की गेम चल रही है और ये एक वक्त आएगा ये दोनों एक्सपोज हो जाएंगे, बिकॉज दोनों का मरूसियत की सियासत है, करप्शन बेस्ड सियासत है और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे और हम ऊपर आएंगे। मैं भी 18 साल से पीटीआई में जद्दोजहद कर रहा था। अभी आपने दोनों ने इन्होंने कहा कि वो जो बिलावल साहब ने कहा है वो इलेक्शन कैंपेन है, खून उबारने के लिए, जज्बात उबारने के लिए हम झूठ बोलते हैं और बाद में जो है वो हम फिर इकट्ठे हो जाते हैं। आपको पता है ना, शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में क्या कहा था कि उनका पेट फाड़ के, उनको कपड़े पता नहीं क्या क्या करके, तो वो उनके गले में रस्सी डाल के उनको घसीटेंगे और जो ये इलेक्शन खत्म हुआ तो उनको बतर खानों की डिश ऑफर की। तो ये हमारे देखे हुए हैं ये सारे वाली चीजें। तो हमें पता है कि ये पीपल्स पार्टी मुल्क की पार्टी थी, करप्शन की वजह से एक रीजन की पार्टी रहेगी। नून लीग भी एक दौर में चले ज़ियाउल हक ने बनाई थी और किसी एजेंडे पे थी, लेकिन चलें मुल्क में वोटें लेती थी। आज वो सिर्फ सेंटर पंजाब की पार्टी रह गई है। पीटीआई अल्लाह के फजल से एक सीट थी पहले, फिर 33 हुई, फिर आज फेडरल गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, अब इस वक्त जीबी गवर्नमेंट और 25 के बाद कश्मीर गवर्नमेंट आ रही है। तो कोई मुकाबला नहीं है। ये वैसे सदाकत साहब, ये आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी के बारे में ये कहा करते थे, लेकिन सर अब तो आप जितनी जमातें यहाँ पे बैठी हैं सब ने माजी में पता नहीं क्या क्या बयान दिए हुए हैं। आप लोगों ने भी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था, आज ही उनके साथ दोबारा मुलाकात की, आज ही अपने इत्तेहाद में भी शामिल किया हुआ है, इत्तेहादी हुकूमत बनाई हुई है। मैं तो अब यकीन करें कि इस हद तक पहुंच चुका हूं कि कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नून लीग से भी कहीं पे किसी भी जगह पे जाके इत्तेहाद हो सकता है, पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है। आप लोगों ने तो खैर पीपल्स पार्टी से किया भी हुआ है, पहले भी इत्तेहाद किया हुआ है। वो जब सेनेट के अंदर जो है संजरानी साहब को लेकर आना था सबसे पहले, तो आप लोगों ने किया भी था। तो एक आम आदमी तो ये सारा तमाशा देख के कहता है यार ये किस किस्म की सियासत है, ये इन लोगों का कोई असूल ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये आज अब देखें ना, निहाल हाशमी साहब जो कुछ कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने जो कुछ कहा है, वो कहते हैं इलेक्शन कैंपेन में तो ये सारा ही चलता है। ये तो लोग हैं जो फिर भी बैठ के बेवकूफ बन जाते हैं, हर दफा हर इलेक्शन में बेवकूफ बन जाते हैं। नहीं मंसूर, लोग बड़े समझदार हैं। इन्होंने अभी मरियम साहबा के तारीफ के पुल बांधे, मुझे हंसी आ रही थी जब निहाल साहब बेचारे बड़े अच्छे आदमी हैं और इन्होंने जो बात की, मरियम साहबा ने पता नहीं धूल चटा दी, छक्के मार दिए, पता नहीं बोल्ड कर दिया। वो हैं जिन्होंने जो कहा वो गलत साबित हुआ। उन्होंने कहा हम बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इंशाल्लाह बाई इलेक्शन लड़ा। हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सेनेट का इलेक्शन लड़ा। हम इस्तीफे लेंगे, नहीं लिया। इस्तीफे देंगे, 2 बंदों ने इस्तीफा दे के मरियम साहबा ऐलान करती थी, वो वापस लेके आ गए। फिर आर या पार करेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर हम बजट रोकेंगे, वो भी नहीं हुआ। बेचारी की एक बात भी ठीक नहीं हुई। निहाल हाशमी साहब जवाब आज वो नहीं सही कह रहे हैं आप। अच्छा खासा
कोई कद काट था, 0/0 होके उन्होंने शहबाज शरीफ ने कहा इनको पीछे करें, दोबारा मैं आके ट्राई करता हूं। एक बैट्समैन ने 1 ओवर में 5 बॉलें बीट कर ली हैं, तो नया बैट्समैन आ गया है, वो भी बेचारा बीट ही करेगा। इन्हें कहें कुछ नहीं ठीक करना, सिर्फ आप लोगों से माफी मांगे, आप लोगों का पैसा वापस करें, लोगों का पैसा वापस करें, फिर आपकी कोई जान है। वरना मियां साहब भाग गए, शहबाज साहब चुप जाते हैं, मरियम साहबा कभी खामोश, कभी ट्विटर खामोश, कभी आवाज, कभी मिन्नत, कभी मुजामत, कभी पांव पकड़ना। मेरी सुने ना, पांव पकड़ना, दुनिया में क्या ऑप्शन रह गया है? इन्होंने मुजामत करके देख लिया, नाम लेके, उसके बाद पांव पकड़ने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को ये एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये डूबती कश्ती है, क्या बातें करते हैं मंसूर? ये निहाल हाशमी साहब, सदाकत साहब ना अभी मरी से आ रहे हैं अपने हलके से, वो फुली लोडेड और पूरी तरह एनर्जेटिक होके ना तैयार होके आए हैं, अपने हलके के लोगों से मिलके आए, ये इसलिए आज छक्के चौके लग रहे हैं। लेकिन बात में उनकी वजन है, ये नून लीग की वाकई हाथ में क्या आया? हम ये कर देंगे, वो नहीं हुआ, वो कर देंगे, ये नहीं हुआ। नून लीग को मिला क्या है? अब तक कुछ भी नहीं मिला। पीपल्स पार्टी से भी नाराजगी होगी, पीडीएम से भी उसने छोड़ दिया, बजट भी नहीं रुका, सेनेट के इलेक्शंस भी हो गए, जिमनी इंतखाबात भी हो गए। किया क्या फिर इस रीढ़ की हड्डी ने? मंसूर भाई, आपको एक बात बताऊं, अगर 2 मिनट आप मुझे मौका दें। अभी सदाकत साहब कह रहे थे वफाक की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत, गिलगित की हुकूमत, तो मेरे जहन में आ रहा था जब आप कोई और चैनल का खबर चलाते तो कहते हैं कटसी, तो ये शायद ये बताना भूल गए, विद द कटसी ऑफ सेलेक्टर्स और विद द कटसी ऑफ देयर प्रोमोटर्स। तो कटसी जरूर करना चाहिए था इनको, अदरवाइज इनकी औकात बाई इलेक्शन में पता चल गई है। और हमने क्या दिया? हमने पाकिस्तान के लोगों को, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक नारा दिया, और वो नारा हमारा नस्बुलैन है, जो हम रिवाइव कर रहे हैं कायद-ए-आज़म को, उस नारे को, वोट को इज्जत दो। और वो नारा आज पाकिस्तान का सबसे मकबूल नारा है। लोगों को एहसास दिलाया कि ये यूटर्न है। ये ग्वादर में जाते हैं तो नवाज शरीफ की तख्ती आपके जो है उसमें तख्ती लगाते हैं प्रोजेक्ट पे, ये हॉस्पिटल की बात करते हैं, नवाज शरीफ की बात करते हैं, इमरान खान साहब, ये अगर वहां पे बिजली और पानी के मंसूबे सब नवाज शरीफ साहब ने वहां पे किया हुआ, आपके एक्सप्रेस में उसका मुआवजा किया गया। अब जो मरियम नवाज ने किया है वो पार्टी को रिवाइव करके दिया है उसने, और उस पार्टी को जिसके ऊपर बड़े जबर किए गए, सारे क़यादत को, लेकिन निहाल साहब, शहबाज साहब, हमजा साहब, ख्वाजा सलमान खान, लेकिन निहाल साहब, मुफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, एक आदमी को छोड़ा हमने से कोई बचा है? एक भी नहीं। और फिर भी आज हम इनको शिकस्त दर शिकस्त दे रहे हैं, इसलिए कि हम सच पे, और हम सियासत करते हैं इक़्तिदार की सियासत हमने बहुत की है, पाकिस्तान तो कल को पाकिस्तान को मजबूत करने की, मीडिया को आजाद करने की, आर्टिकल 19 को उसके हुकूक दिलाने के लिए हम बात कर रहे हैं। हम इनके तरह ये है कि किसी भी सूरत में हमने इक़्तिदार से चिमटे रहना है, हमने ये सियासत नहीं करना, हमें पाकिस्तान से चिमटना है। और हाँ, मुफाहमत हमारी है अवाम के साथ, आइन पाकिस्तान के साथ, और हमारी मुज़ाहमत है जमहूर के खिलाफ। जो तो एक मिनट ना, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे निहाल साहब, सुने निहाल साहब सुने मेरी बात। ये थोड़ी देर पहले जो आप कह रहे थे ना जी, साथ कर्टसी कह दिया करें, साथ वो, ये बेसिकली वो जो दवाई का वो जो डब्बा होता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ये हिदायत उसके ऊपर लिखी होती हैं। तो आइंदा अगर आप ये बात कह रहे हैं कि जी वो कर्टसी लिखे हैं, तो फिर आइंदा ये जो थोड़ी देर पहले आपने कहा था, आइंदा आप लोग अपनी इंतखाबी जब अमल चल रहा होता है, कैंपेनिंग कर रहे होते हैं, और पीपल्स पार्टी को या तहरीक इंसाफ को अगर आप लोग बुरा भला कह रहे होते हैं, तो उस पर भी साथ एक जो है ना, एक वो लेबल लगा दिया करें, हिदायत लगा दिया करें कि इलेक्शन कैंपेन है। अगर हम किसी को बुरा भला कह रहे हैं, उसको ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कल को इलेक्शन होने के बाद हम इन्हीं से इत्तेहाद कर लें जिनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। करते हैं हम, इनकी करप्शन को बयान करते हैं, हम इनकी नाअहली को बयान करते हैं, हम इनकी गैर आईनी काम को और इनके आवाम दुश्मन पॉलिसी को आया करते हैं। हमारी इनसे जात से कोई लड़ा नहीं। हम कल भी कहते थे कि ये नाकाम है, आज भी कहते हैं नाकाम है, और हम नहीं, पाकिस्तान के अवाम कहते हैं। आप रोड पे माइक लेके जाएं, लोग आपको इनके बारे में बता देंगे, और नवाज शरीफ के बारे में बता देंगे कि आज फिर अंधेरे में ले आए, हम रोशनी में ले आए थे अंधेरे से। तो फर्क साफ जाहिर है जनाब। तैमूर तालपुर साहब, ये बताइए, ये जो कुछ भी तनकीद हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अब इमरान खान साहब हैं या आपकी नजर में मरियम नवाज हैं? क्योंकि नून लीग पे भी जिस तरह तनकीद हुई, मुझे तो एक मिनट के लिए लगा कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नहीं 2 टारगेट बन चुके हैं, और आजकल जो सियासत चल रही है उसमें एक नहीं 2 टारगेट लग रहे हैं। मंसूर भाई, मेरे ख्याल से जब एक तकरीर होती है, जब स्पीचेस होती हैं, तो एक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होता है जो कि जमहूरियत का हुस्न है, उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है। जहां तक बात है नून लीग की, तो नून लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है। मरियम नवाज जो है, मरियम नवाज साहिबा,
अवाम की वोट लेती हैं, वो पीटीआई की तरह सिलेक्टेड नहीं है। तो बहुत बड़ा फर्क है इमरान खान में और मरियम नवाज साहिबा में। हमारी लाख मुखालफत, हमारी 100 मुखालफत होंगी, हमें बहुत सी चीजें गलत लगती होंगी, पर एक सियासी जमात है और एक टांगा पार्टी जिसको कुछ हमारे सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट करके लिया है, वो अलग चीज है। आपने तो अभी जिक्र किया चौधरी साहिबान का, जिनको ये डाकू कहते थे, वो हम कैसे भूल जाए दिन जब खान साहब कहते थे कि मैं इसको चपड़ासी नहीं रखूंगा, और जब चपड़ासी को लेके और चपड़ासी ने जब इतने ट्रेन हादसे कर दिए तो उसको आगे जो है तरक्की देके, प्रमोशन देके आपने इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। जिस एमपीएम की जमात जो सबसे बड़ी टेररिस्ट जमात थी, खुदकुशी कर लेनी थी पर टेररिस्ट जमात के साथ कभी मिलना नहीं था, आज आप उनके इशारों पर हम नाच रहे हैं, क्योंकि उनके बगैर हमारी सीटें आपको जो है वो पूरी नहीं हो रही हैं। आपके पास जितने ऐसे लोग थे ना, जो चीजें आपने की, आपने वो टोटली बैकफुट पे यू टर्न लेके दिखा दिया। यानी कि ये गैर सियासी चीजें हैं, ये गैर सियासी लोग ही कर सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा है, ये बात कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा या नून लीग के साथ होगा, दैट इज ऑल सेकेंडरी। हमारे साथ क्या होगा, बात करें आज की। आज अच्छा, आपको रिजेक्ट कर। तैमूर भाई, आप क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं, जिस सिलेक्टर के ऊपर ये अभी थोड़ी देर पहले निहाल साहब तनकीद कर रहे थे, और ये दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब भी कल को कोई ऐसी डील नहीं खड़का देंगे? ये जो हंसी है ना आपकी, ये पूरा जवाब है। नहीं, हम सियासी जमातें इन चीजों में बिलीव नहीं करती हैं। वो जो मशहूर, जो किसी ने कहा था ना कि आई एम वेटिंग, कि वो जो है अपना एम्पायर का इशारा, वो एम्पायर का इशारे के लिए हम वेट नहीं करते। एम्पायर के इशारे वाले आपके साथ, आपके करीब बैठे हुए हैं, हमसे बहुत दूर है। अच्छा, चले नाज़रीन, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दो बड़े अहम अदालती फैसलों की डिटेल्स आई हैं। तफसीली फैसला जो आया है, दो बड़े अहम तफसीली फैसले आए हैं अदालतों की जानिब से। मुस्लिम लीग नून के लिए खुशखबरी है और तहरीक इंसाफ के लिए कुछ परेशान कुन है। किस तरह, आपको बताता हूं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहां पे सियासत की बात हो रही है तो कई दफ़ा अदालती जो फैसले होते हैं वो भी हमारे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तफसीली फैसला जारी हुए हैं आज दो जमानतों के हवाले से। सबसे पहले ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करते हैं। वहाँ पे एहसन इकबाल साहब की जो जमानत हुई थी उसका तफसीली फैसला सामने आया है। हमारे सीनियर नुमाइंदे साकिब बशीर साहब इस वक्त हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं। जी साकिब, ये बताइएगा, ये जो जमानत के हवाले से तफसीली फैसला आया है, ये जो ऑर्डर आया है, ये क्या बताता है इस नैब के हवाले से भी, और किन कंडीशंस के ऊपर ये जमानत दी गई है? जी, बुनियादी तौर पर 25 फरवरी 2020 को इनकी जमानत हुई थी, एहसन इकबाल साहब की जमानत बाद गिरफ्तारी, उस पर तफसीली फैसला जारी हुआ है। इसमें वजूहात का जिक्र किया गया है कि क्यों अदालत ने ये जो है फैसला दिया है। उसमें दो किस्म की वजूहात हैं। एक तो कि इन पर करप्शन और बदनवानी का इल्जाम था या नहीं, दूसरा कि नैब ने जो इनकी गिरफ्तारी के जो इख्तियारात थे उनको ठीक इस्तेमाल किया या नहीं। तो दोनों में अदालत ने नैब को ही मोर्द इल्जाम ठहराया है, और उसमें अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जो नैब जो है वो करप्शन का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा है, और ना कोई ऐसा रिकॉर्ड पेश किया गया है, ना कोई ऐसी जो सबूत पेश किए गए हैं जिससे ये साबित हो कि एहसन इकबाल जो है, ये जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का केस था, इसमें उन्होंने करप्शन की है या कोई किसी किस्म की जो बदनवानी की है। इसके अलावा अदालत ने यह भी इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर थे वो भी अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सके इस हवाले से कि कोई करप्शन हुई है। दूसरा मामला था नैब जो इख्तियारात इस्तेमाल करता है मजमूई तौर पर जो गिरफ्तारी के जो वारंट जारी करते हैं चेयरमैन नैब, उससे मुतल्लिक भी बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की ऑब्जर्वेशन अदालत की आई है। उन्होंने ये कहा है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट भी ये तय कर चुकी है और बड़ा वाज़ेह कानून है कि जब तक बादियुन नजर में किसी के खिलाफ कोई केस ना बनता हो तब तक आप जो है वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं कर सकते, और तब तक जो है वो मुल्जिम भी मासूम होता है। और इस केस में भी अदालत ने कहा है कि जब आपने अभी तक किसी चीज को साबित नहीं किया तो तब तक तो ये मासूम है, आप इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो इस तरह जारी नहीं कर सकते। और उसमें भी अदालत ने ये कहा है कि जो आइन है वो वाज़ेह तौर पर जो उनको हुकूक देता है उन हुकूक की वायलेशन नहीं हो सकती। तो ये इख्तियारात वाला मामला और जो करप्शन वाला मामला है, दोनों में अदालत ने नैब के केस को जो है कमजोर कहा है, और वो ये कहा है कि नैब इसको साबित नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया साकिब आपका। ये सदाकत साहब, ये आपने सर ये सारी बात सुनी है सर, ये करप्शन के खिलाफ आपका जो बयानिया है उसको कितना बड़ा धचका है सर। ये जो भी आज ये तफसीली फैसला आया है सामने
एहसन इकबाल साहब के हवाले से। मंसूर साहब, इससे पहले मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा। सर इस पे बात कीजिएगा सर, बात कहीं और चली जाएगी, इस पे पहले एक मैं कह रहा हूं उस पे भी मैं 10 सेकंड ज्यादा बात नहीं करूंगा। वो बता रहे थे कि जी वो इलेक्टेड हैं और हम सेलेक्टेड हैं, और अल्लाह के बंदो मुशर्रफ के पाँव पकड़ के आपने अपने केसेस माफ करवाए, एनआरओ लिया, वरना इस मुल्क से भागे हुए थे। वो अल्लाह अब अपना बस क्या बात करें, अल्लाह करे ये सबसे बड़ा आपने उसको सलूट मार के यहाँ से भेजा था। बाकी किसी को क्या बात करेंगे। और ज़ियाउल हक की टीम उसकी कब्र पे खड़े होके उसकी मिशन पूरा करने वाली आज हमें सिलेक्टेड की बात करेगी। अब रही बात मंसूर, किसी की भी जमानत होती है, उसका मतलब ये होता है कि भाईजान आप केस जेल के अंदर नहीं, जेल के बाहर से जाके लड़े। तो इनके वो जो इन पे केस है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का नारोवाल, वो केस अपनी जगह पे कायम है। ये अदालतें जमानतें देती रहती हैं और इसी तरह की जमानतें नवाज शरीफ साहब को भी मिली हुई हैं, लेकिन आखिर में वो शिकंजे में ये मेडिकल ग्राउंड्स पे तो नहीं है ना। अब मैं सदाकत साहब, ये मेडिकल ग्राउंड्स पे तो नहीं है, ये तो नैब की गिरफ्तारी के जो इख्तियारात हैं उस पे सवाल उठाया गया है, और इसके साथ साथ इस पूरे केस के हवाले से कोई ठोस शवाहिद नहीं पेश किए गए। तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ भी इस करप्शन के, आप मुझे बताइए नून लीग के रहनुमाओं से ये पूरी जो अपोजिशन बैठी हुई है, अब तक कितने पैसे आप लोगों ने रिकवर किए हैं 3 साल के बाद? मैंने आपके शो में कहा था कि 450 अरब रिकवर कर चुके हैं, जो बाद में मैंने ट्वीट भी कर दिया था और डॉक्यूमेंट भी दे दिए थे। तो ये रिकवर करने की बात है। अभी केस जो है ना वो इस स्टेज पे है कि सिंपल बात है, जमानत का मतलब ये नहीं होता कि मुल्ज़म बरी हो गया। अगर मुल्ज़म बरी होता तो अदालत कहती है आप घर जाएं, कोई केस लड़ने की जरूरत नहीं है। वो अब अपने पे लगे हुए इल्ज़ामात का जो नैब के कानून के ऐन मुताबिक हैं उनका वो जवाब देंगे। अगर वो जवाब देते हैं तो वो क्लियर होके घर आ जाएंगे, नहीं तो नवाज शरीफ की तरह सजा याफ्ता हो जाएंगे, मरियम की तरह सजा याफ्ता हो जाएंगे। बात सुने, 40 रन के ऊपर अगर 7 खिलाड़ी आउट हो जाए ना, और फिर भी टीम का कप्तान कहेगा जी ये 300 मारेगी टीम, तो बंदा फिर हंसता ही आगे से, यार 40 पे 7 आउट होंगे, 300 कहां से होगा? नहीं, अगर 40 पे 7 8 हो, ये तो बाबा आप अपना एक इररिलेवेंट सा कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या मैं सर, सीधी आप ये बात कर रहा हूं, जमानत के ऊपर मुझे सुन लेना, फैसला आया, वो क्या कह रहा है इस मामले में? मैं आगे और सुनाता हूं। हारून साहब फैसला ये कह रहा होता, सुने तफसीली फैसला ये कह रहा होता कि जनाब ये खत्म है। सदाकत साहब आगे सुनो। मोहम्मद हारून साहब इस पर हमारे साथ हैं जी, लाहौर हाईकोर्ट की भी आपको खबर देते हैं। हारून साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की जमानत के हवाले से जो तफसीली फैसला आया है, सर क्या कहता है वो फैसला? जी बिल्कुल, जो लाहौर हाईकोर्ट ने अपना तफसीली फैसला जारी किया ख्वाजा आसिफ की जमानत के हवाले से, ये 18 सफहात का तहरीरी फैसला और एक बड़ा जामे किस्म का फैसला अदालत की जानिब से जारी किया गया है। इस फैसले में कहा गया है कि तफ्तीशी की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो नैब है इसने अपनी तहकीकात जारी रखने का फैसला किया, और अभी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो तहकीकात जारी हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस में चेयरमैन नैब को भिजवाने का बयान भी अदालत के अंदर दिया कि अभी ये जो रेफरेंस है चेयरमैन नैब को भिजवाया जाएगा। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ पर आमदन से ज्यादा असासों के इल्जामात जो है तफ्तीश तलब है कि अभी ये कंफर्म नहीं हो सका कि ख्वाजा आसिफ ने आमदन से ज्यादा असासाजात बनाए हैं। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आज तक रेफरेंस भी दायर नहीं किया गया, जबकि एमको कंपनी का जो नुमाइंदा पाकिस्तान आना चाहता था, तफ्तीशी ने इसको पाकिस्तान आने के लिए भी नहीं कहा और दुबई में भी इससे तफ्तीश नहीं की है। ये एक अहम चीज है कि एमको का जो नुमाइंदा था जिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये वहां से पैसे लेते रहे हैं, तो अगर वो पाकिस्तान आके शामिल तफ्तीश होना चाहता था तो वो भी शामिल तफ्तीश नई तफ्तीशी की जानिब से उसे किया गया। जबकि जो ख्वाजा आसिफ ने अपने बैरून मुल्क की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न है वो डिक्लेयर कर रखी है, जो इन्होंने अपने असासाजात जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन में वो डिक्लेयर है, और इसी के ऊपर जो है इन्होंने तमाम अपनी तहकीकात का आगाज भी कर रखा था। फैसले में ये भी एक चीज सामने आई है कि तस्लीम शुदा हकीकत है ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि नैब का इल्जाम है ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान भी पहुंचाया है। तफ्तीशी ने यह भी अदालत में बताया था कि ख्वाजा आसिफ की 2004 से 2008 की बैरून मुल्क की रकम की जो एम्बेसी से तस्दीक नहीं करवाई गई, कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है वो पाकिस्तान एम्बेसी से तस्दीक उसकी नहीं करवाई गई है, ये एक अहम चीज है। और इसके अलावा इस फैसले में पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी उस्मान डार की नैब को दी गई दरख्वास्त को भी तहरीरी फैसले का हिस्सा बनाया इसमें ये कहा गया है हारून साहब, इसमें ये कहा गया है कि कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। दिस इज रिटन इन दैट डिसीजन। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका। जी बोलिए अदालत में।
ये बातें बताई। सॉरी, दोबारा बोलिए, मुझे आवाज नहीं जो आती। अदालत, जो नैब के तफ्तीशी जो नैब के तफ्तीशी अफसर ने अपना बयान अदालत में दिया था और नैब प्रोसिक्यूटर ने जो रिपोर्ट जमा करवाई, उसके मुताबिक तो यह है कि उसी के तनाजुर में अदालत ने फैसला जारी किया। ख्वाजा आसफ ने जो है कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि अभी तक नैब ये साबित ही नहीं कर सका। तो उसी तनाजुर में अदालत ने यह लिखा है कि ख्वाजा आसफ पर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का जो है वो इल्जाम साबित नहीं हो सका। अब नैब ने ये कंफर्म करना है, नैब ने ये साबित करना है अदालत में कि किस तरह से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। सदाकत साहब, ये सुन रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। आप, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसमें अपना तजिया करने का मौका देंगे। मंसूर साहब, एसेट बियॉन्ड मीन्स, आज मैं MNA हूँ, आज मैं करोड़ों अरबों के मंसूबे करा रहा हूँ और मैं उसकी कमीशन अगर ठेकेदार से लेता हूँ तो ये सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं है मेरे भाई। अगर मेरे असासे मेरे नॉन इनकम से ज़्यादा हैं तो मैंने करप्शन किया है। यही करप्शन ख्वाजा आसफ पे इल्ज़ाम है, यही करप्शन नवाज शरीफ पे 2 दर्जन केसेस हैं। मेरी बात सुने, तज्जिया दें, आप तो तरीके बता रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना तरीके, अब तो समझ आ गया हमें भी। तो भाई मेरे तरीका कार ये है, सुने, बिजली का मंसूबा यहाँ लगता है और वो महंगा मंसूबा लगता है। निहाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब को लंदन के फ्लैट में जाके, लंदन का फ्लैट मिलता है, बाद में पूछते हैं बेटी कहती है मेरा नहीं है, भाई कहते हैं हमारा है, अगर एक मौका दे दें कहां से आए? सदाकत भाई, आप बोल चुके, ये मुझे जवाब दे। चले, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, फिर निहाल साहब को और तैमूर साहब को मौका देते हैं, वो जरा इसके ऊपर क्या इज़हार करना। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 2 अहम अदालती फैसलों के हवाले से बात हो रही थी। ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब की जो जमानत हुई है, उस पर जो कंप्लीट ऑर्डर है कोर्ट का, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। निहाल हाशमी साहब को सदाकत अली अब्बासी साहब ये बता रहे थे कि जनाब ये सिर्फ जमानत है, अभी उनको बरी नहीं किया गया केसेस से, केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, अभी से खुशियां ना बनाएं, मिठाइयां ना खाना शुरू कर दें। निहाल साहब। मंसूर भाई, जो आपने सवाल किया था इनसे, मैं कल ही आज नैब के कोर्ट में था एक केस में। बात यह है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपने सवाल पूछा था, मैं तो प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, आज भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसी नैब कोर्ट में, इन्होंने जवाब कुछ और दे दिया। तो मुझे फिर याद आने लगा कि मैंने ये समझता हूँ कि इनको वफाकी वजीर होना चाहिए। अगर नहीं बना रहे हैं तो मैं आपसे, आपके तवज्जुह से दरख्वास्त करूंगा कि इनको कम से कम सुन लेना पूरी बात, इनको सुन लेना, इनको नैब का आईओ बना दिया जाए ताकि ये कम से कम तफ्तीश ठीक करके यार दोस्ती कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं, क्या करें। उसकी एक और चीज है, देखिए एक कहावत है कि जो इख्तिदार है और इज्जत है ये आनी जानी चीज है। आदमी अगर हुक्मरान पार्टी का नुमाइंदगी करे तो ढीठ होना चाहिए। अगर ये नहीं मान रहे भाई, इज्जत आनी जानी चीज है, बंदे को बड़ा ढीठ होना चाहिए। हम तो इज्जत के मरते तैमूर साहब, हम तो समझते हैं कि बेइज्जती हो गई नैब की भी और इमरान खान की भी। जब आपने इल्जाम लगाया, 6 महीना कौन लाके देगा ख्वाजा आसिफ के? 20 महीना कौन लाके देगा ख्वाजा सलमान और ख्वाजा 20 महीना कौन लाके देगा ख्वाजा हमजा के? वो 2 साल कौन लाके देगा शहबाज शरीफ के? वो एहसन इकबाल के 7 महीने कौन लाके देगा? वो शाहिद खाकान अब्बासी के कौन लाके देगा? वो मिफ्ता के कौन लाके देगा? ये इस तरह की बातें करते हैं। इन्होंने नैब को, ये चूंकि मुशर्रफ के लोग हैं, मुशर्रफ ने ये बनाया थे, इनके बुजुर्ग हैं, इनके पीरो मुर्शिद हैं, सदाकत साहब को बात करने देना, जितवाया था ना। मैं एक जुमला जी मंसूर, अगर मैं काला कोट पहनता होता, मैं अदालतों के सामने जाके पेश हुआ होता और मेरा लीडर अदालतों के सामने भगोड़ा होता और उसको बुलाए वो ना आ रहा मिनट और भगोड़ा कहें जो आप लोग भाग गए थे, शर्मिंदा होता। नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत तौर पे पाकिस्तान के अदालतों ने और पाकिस्तान के कैबिनेट ने इलाज के लिए भेजा है। वो पाकिस्तान के सबसे मुकद्दम लीडर है। सुने ना, मैं तैमूर साहब के पास जरा जाना चाह रहा हूं, तैमूर साहब से सवाल करने दें। अदालतें बुला रही होती और वो अदालतों से भगोड़ा होता। यकीन आपके लीडर को देखिए, आपके लीडर को तो अदालत बुलाएगी नहीं, आपका लीडर तो सिलेक्टेड है। आपका लीडर है ही कुछ नहीं बेचारा। वो नवाज शरीफ को कॉपी करता है, नवाज शरीफ के हर प्रोजेक्ट पे जाके तख्तियां लगाता है। यू टर्न मास्टर है आपके लीडर। और सवाल करने दें तैमूर साहब से। निहाल साहब एक मिनट जी, सदाकत साहब एक मिनट ठहर दीजिए। का एहतराम करें, कानून का एहतराम करें। नवाज शरीफ साहब को
सरेंडर करें। अच्छा उनको तैमूर साहब, जारी, सर मुझे सवाल उनको तैमूर साहब से मकबूल करने दें, कहलाना मेरी रिक्वेस्ट बड़ी है आप बेइज्जती दोनों की से। बात है। मैं तैमूर अरे साहब, भाई आपके लीडर अगर यार एक निहाल भाई चीज बस पे करें ना होता यार। तो हम समझते कि उनको चाहिए कि नवाज शरीफ के नक्शे कदम पे चले, वो अंधेरे सादिक को और उजाले अमीन में है, लाए, स्टैम्प कौमी बाय खजाना सुप्रीम भरे, कोर्ट ऑफ लोगों को पाकिस्तान। रोजगार दें, सेहत कार्ड दें, सबसे जो नवाज बड़े शरीफ काजी ने शुरू ने- किया था, अस्पताल सबसे बड़े दें, काजी ने लैपटॉप दें, एक सियासतदान अच्छा स्कॉलरशिप मैं दें, तैमूर साहब से सस्ती सवाल रोटी दें, करना, उसका सस्ता नाम मैं अब चीनी दोनों दें, के माइक बंद, सस्ता बिजली दे। क्यों नवाज शरीफ ने किया था? मैं- CPEC जैसा निहाल भाई, मंसूबा मुझे लेके माइक बंद करना नवाज पड़ जाएगा, शरीफ के बस करें। CPEC के मंसूबे पे आप तख्ती तैमूर लगा साहब रहे से सवाल करने दें, मेरी रिक्वेस्ट। हैं। नकल अब ना के लिए भी बोलिए। कोई अकल चाहिए अच्छा, भाई। अच्छा कोई निहाल अकल साहब से काम बस लें। बस मैं जरा तैमूर साहब ये नून लीग के जो The only सादिक और अमीन इन पाकिस्तान। अच्छा सदाकत साहब बस करें। तैमूर साहब ये जो कुछ भी अल्लाह सर, माफ करे, दुनिया में एक ही सादिक और अमीन है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार अलावा आप इन कोई दोनों के नहीं माइक्स है। बंद कर दें प्लीज। जो भाई जिन्होंने माइक्स ध्यान बंद कर बनाने का दें जी। ठेका लिया था वो सादिक और अमीन हाँ जरा 1 मिनट के माइक बंद करें, सादिक और तैमूर साहब को अमीन का सवाल नहीं करने दे कैलिफोर्निया की रहे। अदालत में मुकदमा नहीं होता है। आज बहुत शुक्रिया तैमूर साहब। ये बताइए सर, ये जो कुछ भी आपने गुफ्तगू सुनी है, ये नून लीग के सर ये सारी जमानतें भी हो रही हैं, तफसीली फैसले भी आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं और खासतौर पर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से एक और केस अब सामने आ गया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात तो उसी तरह चल रही हैं सर। ये हो क्या रहा है? नून लीग के लोग जो है बाहर आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब मर्द मुजाहिद हैं, अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टाइम वो इन जेलों में इन झूठे केसेस के पीछे गुजार चुके हैं, और अब भी आपने देखा उनकी तबीयत शदीद खराब थी, वो बहुत दिन से अस्पताल में थे, पर जबरदस्ती हुक्मनामा आया, जारी हुआ कि वो अस्पताल को भी छोड़कर और अपनी हाजिरी पे तुम हाजिरी में आके पेश हुए। अलमिया ये है कि आज वो लोग बात कर रहे हैं इंसाफ की, और वो बात कर रहे हैं सादिक और अमीन की, जिनके ऊपर कैलिफोर्निया में और पता नहीं कहाँ पे क्या क्या केसेस हैं, मैं उनके अंदर नहीं जाऊंगा, वो थोड़ा गैर सियासी हो जाएगा। पर वो ये ऐसे केसेस आप पे भी बढ़े हैं भाई, ना बात करें। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसी बात ना करें। मैं आप ज्यादा बात करप्शन नहीं की कर बात रहा, करें। नहीं मैं वो सादिक छोड़ अमीन दें, ये बात ना मैं करें, सादिक की बात कर रहा ये था। जाती बातें मैं ना सादिक करें। अमीन की बात कर रहा था। सादिक और अमीन पाकिस्तान की सादिक अदालत अमीन ने की बात किया है, कर रहा था। आपका जरदारी साहब को पूरी दुनिया मेरे ख्याल से आप मिस्टर 10% कहती है भाई, उनका लक़ब आप मिस्टर 10% मशहूर है पूरी दुनिया में। आपका सादिक जी, और जी। अमीन का लफ्ज यूज करना वो बिल्कुल मिस्टर भी सूट नहीं 10% करता। पूरी दुनिया में वो चोर बहुत मशहूर बड़ी है। गलती आप तो 25% पे आ गए, 117 से 124 कोई नहीं दुनिया के अखबारों ने जरदारी साहब को मिस्टर हमारी 10% अलीमा कहा। अलीमा बाजी ने अरबों रुपए अपने अकाउंट में डाल दिए। बस यही है, बाजी तक पहुंचेंगे आप, घरों तक जाएं, आपका स्टैंडर्ड यही है। जवाब दें करप्शन का। हमें ये उम्मीद थी कि आप इंसाफ 33 अरब डॉलर जरदारी साहब का सबसे बड़े चोर जो है पीटीआई कितने बार कितने गेम में आ अरब गए। डॉलर सदाकत साहब? करप्शन जो करप्शन आपके यहाँ हुई वो कभी भी नहीं हुई पाकिस्तान। फवाद चौधरी साहब की आपने ट्वीट नहीं देखी? नहीं। 33 बिलियन डॉलर मुख्तलिफ जो जाली अकाउंट है उसमें रिकवर किया नैब ने। 33 बिलियन डॉलर्स, किया आपने 33 बिलियन डॉलर्स सदाकत साहब। ये मंसूर भाई ये कभी कभार नहीं एक मिनट तैमूर साहब, ये बड़ा जबरदस्त फिगर दिया सदाकत साहब होते हैं ने। ना, कितना सदाकत साहब? अपने छड़ तो सर एक मिनट फिगर तो सुनो 2 तैमूर भाई, मिलियन एक फिगर डॉलर सुनो। 33 बिलियन रुपीस। ये हिसाब में काफी 200 कमजोर है। मिलियन डॉलर। इम्तिहान में भी कैलकुलेटर लेके जाया करते थे, इनको पता क्या? नहीं 33 यार, आप बिलियन मुझे डॉलर नंबर होता तो क्या? सुनने दें, एक मिनट जैसे सदाकत इनका साहब ने एक नंबर लीडर दिया। कहता था 200 बिलियन डॉलर, मुझे और नंबर इमरान तो खान साहब सुनने ने भी दें। कई बार कहा कि मंसूर, 60 बिलियन का यार, सदाकत साहब, हर क्या महीने नंबर दिया आपने? मंसूर इनको बताएं। निहाल भाई मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स की है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा। मैंने कहा 33 मगर बिलियन आपकी रुपीस, गोल्ड मेडल को 200 वो भी मिलियन उसको डॉलर। भी अच्छा। भाई आपको आईओ लगा दिया जाए नैब का, बस आप फिट हो जाएंगे, आप सबको फिट करें, नैब के आईओ बन जाए। 200 मिलियन डॉलर, वो सबसे बेहतर 33 बिलियन रुपीस, वो जाली अकाउंट, वो फालूदे वाले अकाउंट से बरामद हुए मेरे भाई। वो आपको वजीर इत्तलात की तरफ से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है भाई उसमें। आप वो उनकी बात कर रहे हैं जो कात ये ले लेके बहुत बहुत शुक्रिया पीपी और सदाकत अली, पीपी बाज़-ए-हाल करके हाशमी साहब और तैमूर तालपुर साहब। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक रहते हैं, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक हेडलाइंस देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।